हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ ऋतु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 फिज़िक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका मतलब हमारा कोई अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और टी सेकेंड्स में वो सपोज कीजिए कि ई जूल्स ऑफ एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, कुछ वर्क कर रहा है वो हमारा अप्लायंस, तो वर्क कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। वो एनर्जी जो है वो वर्क में चेंज हो रही है, तो टी सेकेंड्स में वो ई जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अगर टी सेकेंड्स में ई जूल एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है तो यूनिट सेकेंड, यूनिट टाइम में यानी 1 सेकेंड में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? ई बाई टी, इतने जूल्स एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। ये जो ई बाई टी हमें मिला है, यही है हमारे अप्लायंस की पावर। तो पावर इज इक्वल टू ई बाई टी, यानी 1 सेकेंड में हमारा अप्लायंस कितने जूल्स एनर्जी यूज़ कर रहा है, वो है हमारे अप्लायंस की पावर। ठीक है, और ई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी और वर्क तो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क। तो ई बाई टी को हम और क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू बाई टी। हमारा अप्लायंस जो है वो कितना वर्क कर रहा है एक यूनिट टाइम में। अब आपको ध्यान होगा, जब हमने पिछले वीडियोस में, आई थिंक फर्स्ट वीडियो में बात की थी, हमने देखा था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम एक यूनिट चार्ज को ले जा रहे हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ रहा है ना? ध्यान है आपको? और हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया था उस वर्क के टर्म्स में। हमने देखा था कि अगर हम एक क्यू चार्ज को एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं तो हमें जितना वर्क करना पड़ रहा है, हमें सपोज डब्ल्यू वर्क करना पड़ रहा है, तो एक यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमें जितना वर्क करना पड़ेगा उसे हम कहते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो इस रिलेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इससे हम फाइंड कर सकते हैं W इज इक्वल टू क्या? तो W इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा V इंटू क्यू। तो अगर हम ये W की जगह ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमें पावर का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या मिलेगा? पावर इज इक्वल टू V क्यू अपॉन टी। ठीक है, क्योंकि जो वर्क हमारा प्लान्स कर रहा है वो किसके इक्वल है? V इंटू क्यू के इक्वल है। यहाँ से आपको एक चीज़ और दिखाई देगी। अब हमने फर्स्ट वीडियो में ही और क्या पढ़ा था? जब हमने करंट को डिफाइन किया था तो हमने देखा था कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से टी टाइम में क्यू कूलम चार्ज पास हो रहा है, टी सेकेंड्स में क्यू कूलम चार्ज पास हो रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास होगा? वही है उससे पास होने वाला करंट। करंट को हमने कैसे डिफाइन किया था कि एक यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना चार्ज पास हो रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो अगर हम इस Q अपॉन टी को रिप्लेस कर दें I से तो हमें पावर का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, तो पावर किस किस की इक्वल है? E बाई टी के भी इक्वल है, पावर वी क्यू बाई टी के भी इक्वल है और पावर V इंटू आई के भी इक्वल है। ये सारे फॉर्मूलाज एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। और हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम ये V इज इक्वल टू आई आर इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? पावर इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, यानी आई इंटू आई हो गया आई स्क्वायर इंटू आर। तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। दूसरा, अगर हम v की जगह v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने की जगह इसी फॉर्मूला में i की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग i इज इक्वल टू v अपॉन आर, तो पावर हमें क्या मिल जाती? v इंटू वी अपॉन आर, यानी पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं हमारे अप्लायंस की पावर को कैलकुलेट करने के। ये सारे फॉर्मूला एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो पावर हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, तो ई बाई टी या डब्ल्यू बाई टी एक ही बात है, या वी क्यू बाई टी यानी वी इंटू आई यानी आई स्क्वायर आर यानी वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, पावर की यूनिट अगर हम देखें तो पावर किसके इक्वल है? ई बाई टी के इक्वल है। एनर्जी की यूनिट जूल्स
और टी की यूनिट SI यूनिट टाइम की सेकेंड। तो पावर की यूनिट हमारे पास आती है जूल्स पर सेकेंड, और इसी जूल पर सेकेंड को एक साइंटिस्ट के नाम पर हमने दिया हुआ है नाम वॉट। तो पावर की यूनिट होती है वॉट, ठीक है, SI यूनिट है पावर की वॉट। 1 वॉट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 वॉट पावर अप्लायंस की कब होगी? जब यहाँ पर 1 जूल/1 सेकेंड होगा। मतलब क्या है इसका कि अगर हमारा अप्लायंस 1 सेकेंड में 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 1 सेकेंड में 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे अप्लायंस की पावर कितनी है? उसकी पावर हम बोलेंगे कि 1 वॉट है। कोई अप्लायंस जो 1 सेकेंड में 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, इसका मतलब उसकी पावर 1 वॉट है, ठीक है। तो वॉट तो छोटी सी काफ़ी पावर है। अगर हमें बड़ी यूनिट यूज़ करनी है तो हम किलोवाट यूज़ कर सकते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स। और हम वॉट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अब हमें ये भी पता है यहाँ पर कि पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। V की यूनिट वोल्ट, I की यूनिट एम्पियर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 वॉट पावर किसकी इक्वल है? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। इसका मतलब क्या है? कोई हमारा डिवाइस है, कोई हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जिसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और वो 1 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि हमारे अप्लायंस की पावर 1 वॉट है। 1 वॉट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो वोल्ट इंटू एम्पियर ये भी किसके इक्वल है? वॉट के ही इक्वल है। ये यूनिट भी वॉट ही है। अब इसी रिलेशन से पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, जो हम रिलेशन जिसकी बात कर रहे हैं, इससे हमें और क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई अप्लायंस कितनी कंज्यूम कर रहा है टी टाइम में, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? उसकी पावर इनटू जितने टाइम तक हमने उसको यूज़ किया है, पावर इनटू टाइम। अगर हम इस रिलेशन को यूज़ करें, अभी तक तो हम एनर्जी की यूनिट क्या देखते आए हैं? जूल्स देखते आए, है ना। इस रिलेशन को हम यूज़ करें तो हमें एक यूनिट और मिलती है। पावर की यूनिट क्या है? वॉट, और टाइम की SI यूनिट क्या है? सेकेंड। तो ये जो वॉट सेकेंड यूनिट है, ये किसके इक्वल है? ये एक्चुअल में जूल के ही इक्वल है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट सेकेंड, ठीक है। अब ये वॉट सेकेंड जो है ये भी एक छोटी सी यूनिट है। तो हम नॉर्मली जो हमारी लाइफ है उसमें हम वॉट सेकेंड यूनिट यूज़ नहीं करते। हमें जब देखना होता है कि घरों में, किसी घर में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है, आपके घर में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो एक मंथ में, उसी के बेसिस पर आपका क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना। वो मेज़र करते हैं मीटर लगा के कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने एक मंथ में कंज्यूम की है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको वो कुछ पैसे चार्ज करते हैं, बिल बनाकर देते हैं। तो ये जो एनर्जी वो हम मेज़र करते हैं, तो ये हम जूल्स में मेज़र नहीं करते। जूल्स एक क्योंकि छोटी सी यूनिट है, हम इसको कैसे मेज़र करते हैं? इसके लिए हमने एक दूसरी यूनिट बना रखी है। इसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। हम क्या करें, यहाँ पर पावर को मेज़र करें किलोवाट में और टाइम को मेज़र करें आवर में, ठीक है। ऐसा ही यूनिट्स में मेज़र नहीं करें, किलोवाट आवर में मेज़र करें। इसी को हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्योंकि जो भी आपके घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी या किसी फैक्ट्री में या कहीं भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, उसको हम किलोवाट आवर में ही मेज़र करते हैं, और इसी को कॉमन लैंग्वेज में हम यूनिट बोल देते हैं। इतना यूनिट बिजली इस बार खर्च हुई, अपने घर में सुना होगा अपनी मम्मी पापा को बोलते हुए। तो वो यूनिट क्या है? वो यूनिट है किलोवाट आवर, यानी इतने किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी इस महीने हमने यूज़ की है। तो किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है, इसको भी देख लेते हैं अब एक बार। हम बात कर रहे हैं 1 किलोवाट आवर की, ठीक है। इसका मतलब है 1 किलोवाट पावर इंटू 1 आवर, ठीक है। कोई अप्लायंस है जिसकी पावर है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट पावर यानी जिसकी पावर है 1000 वाट। 1000 वाट का मतलब क्या है कि वो 1000 जूल ऑफ एनर्जी खर्च करता है 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में वो 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। उस अप्लायंस को अगर हम चला रहे हैं 1 घंटे तक, तो वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो एनर्जी है 1 किलोवाट आवर।
1 वॉट सेकेंड एनर्जी की अगर हम बात करें, 1 वॉट सेकेंड एनर्जी, ये कितनी एनर्जी है? कोई अप्लायंस है जिसकी पावर है 1 वॉट, अगर हम उसको 1 सेकेंड तक चलाते हैं तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है? वो एनर्जी है 1 वॉट सेकेंड। ऐसे 1 किलोवाट आवर, ये एनर्जी किसके बराबर है? ये एनर्जी है कि अगर हम एक 1 किलोवाट पावर का अप्लायंस 1 घंटे तक यूज़ कर रहे हैं तो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। और 1 किलोवाट पावर का अप्लायंस, इसका मतलब क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रिक अप्लायंस है हमारे पास जो 1 सेकेंड में 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहा है। उसको हम अगर 1 घंटे तक चलाएंगे तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो कंज्यूम करेगा वो एनर्जी है 1 किलोवाट आवर। तो ये इक्वल किसके? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। इसको अगर हम ऐसा यूनिट में यानी जूल में चेंज करना चाहते हैं तो 1 किलोवाट यानी 1000 वाट इंटू 1 आवर यानी 3600 सेकेंड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 360000 1 2 3 4 5 5 जीरो इतने जूल्स, वॉट सेकेंड यानी जूल्स। तो 1 किलो वॉट आवर ये एनर्जी किसकी इक्वल है? ये इक्वल है 360000 जूल्स, इतनी एनर्जी के इक्वल है, यानी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू इतनी सारी एनर्जी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। क्योंकि ये काफ़ी बड़ी यूनिट है एनर्जी की, इसीलिए कमर्शियल यूनिट हम किलोवाट आवर ही लेकर चलते हैं। वैसा यूनिट यानी जूल को जब हमें मेज़र करना है, जब हमें ये देखना है कि किसी घर में या किसी फैक्ट्री में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई है, अगर हम जूल्स में उसको मेज़र करेंगे तो क्या होगा? हमें बहुत बड़े बड़े नंबर मिलेंगे, हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी उसको उसके साथ में। तो इसलिए हम ये बड़ी यूनिट 1 किलोवाट आवर इसके लिए यूज़ करते हैं। इसका हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सेकंड अगला टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब क्या है? अब हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी वायर में से फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वायर में से एक जगह से दूसरी जगह। वायर किसका बना हुआ है? एटम्स का बना है। एटम्स का बना है तो इसमें क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है बहुत सारे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो इन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? कोलिजन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस के साथ में टकराएंगे। ठीक है, कोलिजन्स हो रहे हैं, टकराते हुए चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे सीधे सीधे तो जा नहीं रहे, खाली रास्ता तो इनको मिल नहीं रहा है। तो कोलिजन जब भी होता है तो हमें पता है क्या प्रोड्यूस होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। कुछ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो एनर्जी थी वो कुछ एनर्जी तो हीट में चेंज हो जाएगी। जैसे हम अपने हैंड्स को क्लैप करते हैं तो क्या होता है? कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो कहीं पर भी कोलिजन्स हो रहे हैं तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है। कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स जब टकराएगा किसी दूसरी चीज़ से तो हीट प्रोड्यूस होगी, उसकी कुछ एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो कर रहा है तो क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रही है। वायर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा है उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, वायर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतनी कम हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन हीट तो प्रोड्यूस होगी। इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, इसको हम कैसे मेज़र करें? तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूल, उन्होंने दिया है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए और उससे इन्होंने क्या पता लगाया कि किसी एक सर्किट में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं टी टाइम तक के लिए, ठीक है, आई अमाउंट ऑफ करंट हम पास कर रहे हैं टी टाइम तक के लिए, और सर्किट का रेजिस्टेंस है आर, तो उन्होंने ये देखा कि उस सर्किट में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के। करंट की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है? कि करंट को अगर हम डबल कर देंगे तो हीट क्या हो जाएगी? हीट हमारी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, करंट को अगर हम ट्रिपल कर देंगे तो हीट कितनी हो जाएगी? हीट हमारी 3 का स्क्वायर यानी 9 टाइम्स बढ़ जाएगी।
9 टाइम्स ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अगर अगर पहले h अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही थी और करंट को हमने डबल कर दिया तो 2h अमाउंट ऑफ 4h अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। अगर पहले h अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही थी और करंट को हमने ट्रिपल कर दिया तो 9h अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इन्होंने क्या देखा कि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को डबल कर दोगे तो हीट की अमाउंट भी डबल हो जाएगी, रेजिस्टेंस को आधा कर दोगे तो हीट की अमाउंट भी आधा हो जाएगी। और H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कितने टाइम तक हम सर्किट में करंट फ्लो कर रहे हैं, हीट उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम 1 सेकेंड तक करंट फ्लो कर रहे हैं और H अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है तो 2 सेकेंड तक फ्लो करेंगे तो 2H अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। या आधा सेकेंड तक फ्लो करेंगे तो H अपॉन T अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। तो इन सबको जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या रिलेशन मिलता है कि H इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू I स्क्वायर RT। और उस कांस्टेंट की वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली पता लगाई है तो वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1 है। तो हमें रिलेशन मिलता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT और इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है ये कि किसी सर्किट में जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है तो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट कांस्टेंट है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर। ठीक है, तो ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि किसी सर्किट में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। और इसको हम थोड़ा सा चेंज कैसे कर सकते हैं, हमें पता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H इज इक्वल टू आई इंटू आई आर टी। आई स्क्वायर यानी आई इंटू आई और आई इंटू आर किसके इक्वल होता है, V के इक्वल होता है। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू V आई टी। H किसके इक्वल है, हीट प्रोड्यूस किसके इक्वल है, V इंटू आई इंटू टी। और आपको अगर ध्यान होगा हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वही करंट होता है, इसका मतलब Q इज इक्वल टू आई टी। तो अगर हम इस आई टी को भी रिप्लेस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट इज इक्वल टू V इंटू क्यू। V यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उस सर्किट में, सर्किट के टर्मिनल्स की क्रॉस, और Q यानी कितना चार्ज उसमें से फ्लो हो रहा है। अब ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है इसको हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, ये वैसे तो अगर हम सोचें तो क्योंकि जहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को जहाँ भी इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो हो रही है तो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ कोलिजन्स हो रहे हैं जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट प्रोड्यूस हो रही है तो अगर वायर्स में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं। हम कहाँ इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं इसको, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर। कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंस, कोई भी ऐसा अप्लायंस जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, वहाँ पर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमने इस चैप्टर में पहले भी बात की थी, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है तो इसका जो फिलामेंट होता है हम किसका बनाते हैं, एक ऐसे मटेरियल का बनाते हैं जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे ज़्यादा कोलिजन्स होंगे तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। और यहाँ तो हम चाहते ही हैं, इन डिवाइसेस में हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में चेंज हो जाए। तो यहाँ पर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज़ करें। इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है इसके बारे में भी हमने पहले बात की थी। ये टंगस्टन का बना होता है जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये टंगस्टन का पतला सा और लंबा सा फिलामेंट हम यहाँ पर लगाते हैं जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, थिकनेस कम है तो भी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ज़्यादा रेजिस्टेंस होने से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी
ज़्यादा हीट एनर्जी में चेंज होती है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अभी हमने पीछे देखा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, तो इसका मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में तो उसी में से कुछ अमाउंट ऑफ हीट लाइट एनर्जी में भी चेंज हो जाती है, जिससे कि हमें लाइट मिलती है। तीसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फ्यूज़, जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ करते हैं। फ्यूज़ क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। हम अपने अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ सर्किट में करते हैं। सर्किट में हम इसको सीरीज़ में लगाते हैं। एक्चुअल में है क्या, ये एक वायर है, किसी अप्रोप्रिएट मटेरियल का बना हुआ, किसी मेटल का हो सकता है या एलॉय का हो सकता है। और इसमें स्पेशल बात क्या है कि इसका कुछ पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट है। जितना मेल्टिंग पॉइंट हमारे लिए हमें रिक्वायर्ड है उतना इसका कुछ मेल्टिंग पॉइंट है, कि इससे ज़्यादा हीट अगर इसमें प्रोड्यूस हो जाएगी तो ये मेल्ट हो जाएगा। अब ये सर्किट में हमने सीरीज़ में कहीं पर लगा रखा है। सीरीज़ में लगा रखा है तो क्या होगा, अगर इसमें अगर ये ज़्यादा हीटअप हो गया तो ये मेल्ट हो जाएगा। इसके मेल्ट होते ही हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो हम इसको यूज़ कैसे करते हैं जितना सर्किट में हमें करंट चाहिए तो उतना करंट तो ठीक है इसमें फ़्लो हो सकता है। उतना करंट अगर इसमें फ़्लो हो रहा है तो ये इतना हीट अप नहीं होता कि ये अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाए और मेल्ट हो जाए। लेकिन अगर सर्किट में करंट का अमाउंट बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, ये फ्यूज़ वायर जो है वो हीट अप हो जाता है। इतना हीट अप हो जाता है कि अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है और ये मेल्ट हो जाता है। इसके मेल्ट होते ही सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो जो हमारे अप्लायंसेस लगे हुए हैं सर्किट में, उन अप्लायंसेस तक वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट नहीं पहुंचता। प्रॉब्लम क्या थी, अगर हमारे अप्लायंस तक ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट पहुंचता तो हमारा अप्लायंस हीट अप हो जाता और हमारा अप्लायंस जो है वो ख़राब हो जाता। तो अपने अप्लायंस को ख़राब होने से बचाने के लिए हमने क्या किया हुआ है, बीच में एक फ्यूज़ लगा रखा है। तो अगर ज़्यादा रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ़्लो करेगा तो ये फ्यूज़ पहले मेल्ट हो जाएगा, पहले हीट अप हो जाएगा और ये मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देगा और हमारा जो अप्लायंस है वो सेफ रहेगा। तो फ्यूज़ वायर में भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ कर रहे हैं। तो तरह तरह के फ्यूज़ हमारे पास आते हैं, 1 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, 2 एम्पियर का। वो हम किस हिसाब से लगाते हैं कि हमारे अप्लायंस को कितने करंट की ज़रूरत है, उतना तक तो करंट इसमें फ़्लो हो जाए। लेकिन उससे ज़्यादा करंट अगर फ़्लो होगा तो हमारा जो फ्यूज़ है वो मेल्ट हो जाए। जैसे सपोज़ एक इलेक्ट्रिक आयरन है और हमें पता है कि वो 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कर रही है जब हम उसे 220 वोल्ट पर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है तो हमारे अप्लायंस की जो पावर है वो 1 किलोवाट यानी 1000 वाट है। तो कितना इलेक्ट्रिक करंट ये ड्रॉ करेगी, आई, हमने अभी पीछे क्या देखा था, P इज इक्वल टू V इंटू आई, यानी I इज इक्वल टू P अपॉन V। तो कितना करंट उसको चाहिए, कितना करंट वो ड्रॉ कर रही है, वो ड्रॉ कर रही है 1000 अपॉन 220। इतना करंट तो उसको चाहिए। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 4.54 एम्पियर। इतना करंट तो उसे चाहिए। हम चाहते हैं अब सर्किट में इससे ज़्यादा करंट फ्लो नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, एक 5 एम्पियर का फ्यूज़ उसमें लगा देंगे। 5 एम्पियर का फ्यूज़ का क्या मतलब है कि 5 एम्पियर तक का करंट तो वो इसमें फ़्लो होने देगा, तब तक तो वो मेल्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 5 एम्पियर से ज़्यादा का करंट हमारे वायर में से जाएगा तो फ्यूज़ वायर इतना हीटअप हो जाएगा कि वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट वहीं पर ब्रेक हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पर अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। एग्जाम्पल 12.10 जो एनसीईआरटी में दे रखा है, क्या कह रहे हैं इस एग्जाम्पल में, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है एट अ रेट ऑफ 840 वाट। तो 840 वाट क्या है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, यानी हमारे अप्लायंस की पावर है 840 वाट। कब कंज्यूम कर रहा है इतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये उसकी पावर कब है, व्हेन हीटिंग इज एट अ मैक्सिमम रेट, जब हमने हीटिंग को मैक्सिमम पर कर रखा है। हमारे अप्लायंस ऐसे है उसमें हम चेंज कर सकते हैं कि कितनी पावर वो कंज्यूम कर रहा है। और जब हीटिंग को हमने मिनिमम पे रखा हुआ है तब वो पावर कंज्यूम कर रहा है 360 वाट, ठीक है। जब वो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस कर रहा है तब इतनी पावर कंज्यूम कर रहा है, जब वो मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है तब वो इतनी पावर कंज्यूम कर रहा है। वोल्टेज दोनों केस में कितनी है, 220 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों केस में हमें 220 वोल्ट दिया हुआ है। हमें बताना है व्हाट इज द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। दोनों केसेस में हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें
आर की वैल्यू फाइंड करनी है, करंट कितना और रेजिस्टेंस कितना। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारे पास P की वैल्यू है, हमारे पास V की वैल्यू है, तो I तो हम निकाल सकते हैं इजीली। अभी हमने पीछे क्या देखा था, P इज इक्वल टू V इंटू आई, यानी I इज इक्वल टू P अपॉन V। तो P अपॉन V करके हम निकाल लेते हैं करंट की वैल्यू। तो P हमारा है 840 और V हमारा है 220। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे आ गया 11, यहाँ आ गया 42, 42 अपॉन 11, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा आ जाएगा 3.82 एम्पियर्स। तो ये जब हीटिंग मैक्सिमम है उस टाइम पर ये करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, 3.82 एम्पियर करंट ये ड्रॉ कर रहा है। और रेजिस्टेंस इस टाइम पर इसका कितना है, रेजिस्टेंस हम ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं, V अपॉन आई। V अपॉन आई यानी V है हमारा 220 और I अभी हमने निकाला है 3.82। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 57.60 इतना ओम्स। तो जब हीटिंग मैक्सिमम पर कब है, जब रेजिस्टेंस अप्लायंस का हमारे कितना है, 57.60 ओम्स। ठीक है, इतना उसका रेजिस्टेंस है। दूसरे केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि P है 360 वाट और V है हमारा 220 वाट। I निकालते हैं, I इज इक्वल टू P अपॉन V, सेम ही करें जैसे पीछे किया था। तो 360 अपॉन 220 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 18 अपॉन 11। तो ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.64 एम्पियर्स। रेजिस्टेंस निकालेंगे ओम्स लॉ को यूज़ करके, V अपॉन आई, तो V हो गया 220 और I हमारा हो गया जो हमने अभी निकाला है 1.64। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 134.15 ओम्स। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो है 134.15 ओम्स। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, एग्जाम्पल 12.11 पर। ये क्या कह रहा है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है, 100 जूल है। ईच सेकेंड, टाइम कितना है, हर एक सेकेंड में 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो टाइम है 1 सेकेंड। किस में प्रोड्यूस हो रही है, इन्हें 4 ओम रेजिस्टेंस, आर हमें दे रखा है 4 ओम। निकालना क्या है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है रेजिस्टर के अक्रॉस, ये हमें फाइंड करके बताना है। क्या यूज़ करते हैं हम, जूल्स लॉ। H हमें दे रखा है, T हमें दे रखा है, R हमें दे रखा है, हमें V फाइंड करना है। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, ये है हमारे पास जूल्स लॉ। वैल्यूज रख दें अगर हम यहाँ पर, तो 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई स्क्वेयर इंटू 4 इंटू 1। इसका मतलब आई स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया 100/4 यानी 25। तो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट इसमें 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। स्क्वायर रूट कर दिया दोनों तरफ, करंट इसमें 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब हमें करंट पता है और हमें रेजिस्टेंस पता है, तो V हम निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ से हमें ये बात पता चले, यानी V इज इक्वल टू 4 इंटू 5 यानी V इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इनटेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसका जो एलिमेंट है, जो हमने ऐसे 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 वायर उसमें लगा रखा है, जो ग्लो करता है, ये तो ग्लो करता है, ये तो चमकता है ना, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है जब हम इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं। लेकिन जो तार है हमारा, जो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आ रहा है इसके स्विच तक और अप्लायंस तक, स्विच और अप्लायंस के बीच में जो हमने कॉर्ड लगा रखी है, जो तार लगा रखा है, जो वायर लगा रखा है, वो ग्लो क्यों नहीं करता, उसमें से भी तो उतना ही करंट फ्लो हो रहा है, फिर वो क्यों नहीं ग्लो कर रहा, ये क्यों ग्लो कर रहा है। इसकी वजह क्या है, जो हमारी कॉर्ड है वो किसकी बनी होती है, वो बना होता है एल्यूमिनियम का। वायर किसका बना है, कॉपर का या एल्यूमिनियम का। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इनका रेजिस्टेंस कम होता है, इन दोनों का रेजिस्टेंस कैसा है, कम है। रेजिस्टेंस कम है यानी जब इलेक्ट्रॉन्स इनमें से फ्लो कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कम कोलिजन्स हो रहे हैं, कम कोलिजन्स हो रहे हैं तो कम हीट प्रोड्यूस हो रही है, इतनी कम हीट प्रोड्यूस हो रही है कि ये ग्लो नहीं कर रहे हैं। और हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है, किसी ऐसे वायर का जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे नाइक्रोम का बना हुआ है।
तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ज़्यादा अपोज कर रहा है, ज़्यादा कोलिजन्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है। इतनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है कि उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट लाइट एनर्जी में भी चेंज हो रही है और वो हमारा एलिमेंट ग्लो कर रहा है। तो क्योंकि एलिमेंट हमारा किसका बना है, एक ऐसे मटेरियल का बना है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो किस में चेंज हो रही है, हीट एनर्जी में चेंज हो रही है और लाइट एनर्जी में चेंज हो रही है। जबकि कॉर्ड हमें किसकी बनी हुई है, लो रेजिस्टेंस के मटेरियल की बनी हुई है, एक ऐसे वायर की बनी हुई है जिसका रेजिस्टेंस कम है रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में चेंज हो रही है, जिसकी वजह से वो ग्लो नहीं कर रहा है। Compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 watt। हमें चार्ज दे रखा है कितना है, 96,000 कूलम। टाइम हमें दे रखा है 1 आवर यानी 3600 सेकेंड्स। टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड है तो हमने इसे सेकेंड में चेंज कर लिया। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 50 वोल्ट। हमें कह रहे हैं ये बताइए कितनी हीट जनरेट होगी जब हम इतने कूलम चार्ज को 1 घंटे तक 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लेकर जाएंगे। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, क्या था ये है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, V की वैल्यू हमें गिवन है तो एक चेंज तो हम इसमें कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख दें I इंटू आई आर टी, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आर की जगह हम V लिख देते हैं VIT। ठीक है, अब हमारे पास I की वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, I इज इक्वल टू होता है Q/T, वो रख देते हैं यहाँ पर क्योंकि हमें I की वैल्यू तो क्वेश्चन में नहीं गिवन, लेकिन हमें चार्ज तो गिवन है Q। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, H इज इक्वल टू V इंटू आई की जगह रख दिया Q/T इंटू टी, टी से टी तो हो गए कैंसिल, तो H इज इक्वल टू V इंटू क्यू, यानी 50 इंटू 96,000। तो कितनी हीट आ गई है, 50 इंटू 96,000 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुछ 48,000,000 इतने जूल्स ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और डेसिमल में चेंज कर लें अगर इसे तो 4.8 इंटू क्या आ जाएगा, ये 10 टू द पावर 6 इतने जूल्स ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 20 ओम्स और उसमें करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर्स। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड तक ये करंट फ्लो कर रहा है, हमें बताना है हीट कितनी जनरेट होगी। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आई है 5 तो 5 का स्क्वायर इंटू आर है 20, टाइम है 30 सेकेंड। सॉल्व करेंगे इसे, 25 इंटू 20 इंटू 30 कितना आ जाएगा, 25 इंटू 600, तो ये हमारा आ जाएगा 15,000 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 12.12। ये क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है 220 वोल्ट जनरेटर से। तो V हमें दे रखा है 220 वोल्ट और करंट उसमें फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर। तो I की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5 एम्पियर्स। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, पावर निकालनी है तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 220 इंटू 0.5 तो पावर आ जाएगी 110 वॉट। एग्जाम्पल 12.13 को देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, रेटेड 400 वॉट, यानी उसकी पावर कितनी है 400 वॉट है। उसे हम ऑपरेट कर रहे हैं रोज़ 8 घंटे तक। ठीक है, तो हर दिन हम उसे 8 घंटे तक चला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अभी, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। 30 दिन तक हम उसे चलाते हैं और रोज़ 8 घंटा चलाते हैं। और हमें ये दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की कॉस्ट है वो है ₹3 पर किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर एनर्जी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, आपको 3 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो बताइए 1 महीने तक जब इस रेफ्रिजरेटर को रोज़ 8 घंटे चलाया गया तो कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे, कॉस्ट क्या आएगी, बिल क्या आएगा आपका।
अब यहाँ पर किलोवाट आवर में क्योंकि एनर्जी को दे रखा है तो हम क्या करते हैं, इस पावर को पहले तो किलोवाट में चेंज कर देते हैं। 400 वाट है तो हमें पता है 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, तो वाट को किलोवाट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से इसको कर देंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4 किलोवाट। ठीक है, तो हमारे अप्लायंस की पावर है 0.4 किलोवाट। ठीक है, हम इसे चला कितना रहे हैं, हम इसे रोज 8 आवर्स तक चला रहे हैं, 8 आवर्स चला रहे हैं एक दिन में। अगर हम एक दिन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक दिन में हम उसे 8 आवर्स चला रहे हैं, तो अगर हम उसे 30 डेज तक चला रहे हैं तो 30 डेज में कितने घंटे तक हम उसे चला रहे हैं, एक दिन में हम उसे 8 घंटा चला रहे हैं, तो 30 डेज में हम उसे कितना चला रहे हैं, 30 डेज में हम उसे चला रहे हैं 8 इंटू 30, यानी हम उसे 240 आवर्स तक चला रहे हैं। ठीक है, एक दिन में हम उसे चलाते हैं 8 घंटे, तो 30 डेज में हम उसे कितना चला रहे हैं, 8 इंटू 30, यानी 30 डेज में हम उसे 240 आवर्स तक चला रहे हैं। तो हमारा टाइम क्या आ गया, टाइम हमारे पास आ गया 240 आवर्स। एक महीने में हम कितने घंटा चला रहे हैं, उसे 240 आवर्स चला रहे हैं, एक ऐसे अप्लायंस को जिसकी पावर है 0.4 किलोवाट। तो कितनी एनर्जी यहाँ पर वो कंज्यूम कर रहा है एक महीने में, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, यानी 0.4 इंटू 240, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है एक महीने में। मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 96 किलोवाट आवर। अब हमें पता क्या है, हमें पता है 1 किलोवाट आवर एनर्जी के उसको देने पड़ते हैं 3 रुपीज़, तो 96 किलोवाट आवर एनर्जी अगर उसने कंज्यूम की है तो उसको कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, 3 इंटू 96, यानी उसे देने पड़ेंगे 288 रुपीज़, इतना उसका बिल आएगा। इंटेक्स क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच द एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, या करंट जो एनर्जी डिलीवर करा उसका रेट, यानी एनर्जी अपॉन टाइम, कौन सी वो फिजिकल क्वांटिटी है जो इस चीज़ को डिटरमाइन करती है कि किस रेट पर एनर्जी कंज्यूम हो रही है सर्किट में। तो हमने पीछे क्या पढ़ा था, पावर, पावर ही तो वो क्वांटिटी है जो हमें ये बता रही है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किस रेट से कंज्यूम कर रहा है कोई अप्लायंस, या जो हमारा सर्किट है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस रेट पर डिलीवर कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पावर डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। फिर क्या पूछा इन्होंने, एक इलेक्ट्रिक मोटर है वो 5 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रही है फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, तो हमें आई दे रखा है 5 एम्पियर और वी हमें दे रखा है 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर, हाँ एक तो हमें पावर फाइंड करनी है मोटर की कितनी होगी, एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, अगर वो 2 घंटे तक हम उस मोटर को चलाते हैं तो वो एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रही है। तो पावर तो हम सीधा सीधा निकाल लेंगे, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, यानी 5 इंटू 220, तो पावर तो इसकी आ गई 1100 वाट, हमारे इलेक्ट्रिक मोटर की इतनी पावर है। अब एनर्जी किसकी इक्वल होती है, एनर्जी इक्वल होती है पावर इंटू टाइम, टाइम हमें दे रखा है 2 आवर्स, तो इसे चेंज कर देते हैं एसआई यूनिट में, तो 2 आवर यानी 2 इंटू 3600 सेकेंड्स, कितने आ जाएगा ये 7200 सेकेंड्स। इतने टाइम तक, इतने सेकेंड तक हम अपने अप्लायंस को चला रहे हैं, तो कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, पावर इंटू टाइम यानी 1100 वाट इंटू 7200 सेकेंड। सॉल्व करेंगे इसको, क्या आएगा हमारे पास 7920000, इतने वाट सेकेंड यानी जूल, तो ये आ गया हमारे पास 7.92 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स, इतनी एनर्जी हमारी मोटर कंज्यूम कर रही है जब हम उसे 2 घंटे तक चला रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ में ये हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी आज ख़त्म हो गया। तो जो चैप्टर के बाद में क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, उनको आप करके देखेंगे सॉल्व। और ये जो कुछ भी हमने पढ़ा है आज, इसके अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करके वहाँ से ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।